दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी रिवाइंड को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 2019 का सीन दिखाया जाता है, जहां काफी सारे बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल सामने झाड़ियों में चली जाती है। तब उसे लेने एक आदमी उन झाड़ियों की तरफ जाने लगता है, पर तभी उन झाड़ियों के अंदर से बहुत तेज लाइट चमकती है और वहाँ से राजेश नाम का आदमी बाहर निकलता है, जो उस आदमी से पूछने लगता है कि ये कौन सा साल है, जिस पर वो आदमी बताता है कि ये साल 2019 है। ये सुनकर राजेश बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट से फ्यूचर में पहुंच चुका था। इसलिए राजेश अपने फ्यूचर की फैमिली से मिलने एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगता है, पर तभी वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है और ड्राइवर के साथ हर जगह घूमने लगता है। यहाँ ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये आदमी जाना कहाँ चाहता है। इसलिए वो ड्राइवर पीछे मुड़कर राजेश से बात करने लगता है, जिसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इससे पहले राजेश फिर से टाइम ट्रेवल करके कार से गायब हो जाता है। फिर ड्राइवर जैसे ही कार से उतरकर पीछे की तरफ आता है, तो वो देखता है कि वो आदमी तो कार से गायब है। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो आदमी कहाँ गया होगा। इसके बाद सीन 5 साल बाद शिफ्ट होता है और हमें कार्तिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाने लगता है। पर तभी शांति नाम की लड़की आकर उसे लिफ्ट रोकने का इशारा करती है और यहाँ उसे देखकर कार्तिक को उससे पहली नजर में वन साइडेड लव हो जाता है और वो पूरा समय लिफ्ट में शांति को ही देखे जा रहा था। फिर कार्तिक शांति का सामान उसके रूम तक पहुंचाने के लिए उसकी हेल्प भी करता है, जिसके लिए शांति उसे थैंक यू कहती है। फिर कार्तिक ये सारी बात आकर अपने दोस्त शुभू को बताता है और कार्तिक कुछ दिन रहने के लिए यहाँ उसी के घर आया हुआ था। कार्तिक शुभू से कहता है कि वो लड़की यहीं रहती है, यार तो कुछ चक्कर चलाना, वो लड़की पटवा दे, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। तो शुभू भी मान जाता है। फिर अगले दिन कार्तिक शुभू के साथ शांति के रूम के बाहर पहुंच जाता है, तो शांति की दोस्त दरवाजा खोलती है। शुभू उसकी दोस्त से शांति को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की उन्हें बताती है कि शांति असल में एक दिन के लिए यहाँ आई थी और वो किसी दूसरी जगह पर किराए पर रहती है, जिसके घर का एड्रेस के बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनकर कार्तिक उदास हो जाता है कि अब वो शांति को कहाँ ढूंढेगा। पर तभी कार्तिक को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ वो जॉब करता था, और उसे अर्जेंटली ऑफिस में पहुंचने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कथिर नाम के बहुत बड़े गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जो अपने ही एक आदमी को मार रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके आदमी के पास उसके खिलाफ काफी सारे एविडेंस इकट्ठा हो चुके हैं। इसलिए वो उसे जान से मार देता है। इधर कार्तिक को न चाहकर भी अपने ऑफिस आना पड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कार्तिक असल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक टीम को लीड भी करता है। यहाँ कार्तिक का बॉस उसे अपने पास बुलाकर उनके ऑफिस में आई नई लड़की से मिलवाता है, जो कोई और नहीं शांति थी। तब उसे अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक बहुत खुश होता है और वो अपनी टीम मेंबर से उसे मिलवाता है। जिसके बाद कार्तिक शांति के साथ कॉफी पीने कॉफी शॉप पर जाता है और वहाँ कार्तिक को शुभू का कॉल आता है, तो वो उससे बात करने बाहर निकल जाता है और बताता है कि मुझे शांति मिल गई, जिससे शुभू भी खुश था। वहीं दूसरी तरफ सुदान नाम का आदमी आकर शांति को जानबूझकर धक्का मारता है, जिस पर शांति उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है। पर तभी वहाँ कथिर आकर शांति को ही डराने लगता है। तब दूर खड़ा कार्तिक ये सब देखकर शांति के पास आता है और झगड़ा सुलझाने लगता है। पर कार्तिक को देखकर कथिर चाकू निकालकर कार्तिक को जान से मारने की धमकी देता है कि तुझे आज तो मैं मार कर रहूंगा, आखिर तो मुझे आज मिल ही गया, वो भी इतने सालों बाद। ये सुनकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये आदमी किसकी बात कर रहा है और वो इसे जान से मारने को क्यों कह रहा है। फिर जैसे कथिर कार्तिक को मारने की कोशिश करने लगता है, वहाँ खड़े सभी लोग उसको रोक लेते हैं और ज्यादा भीड़ देखकर सुदान कथिर को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद कार्तिक के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि वो आखिर आदमी कौन था जो मुझे जान से मारना चाहता था। और दोस्तों, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब शाम होने के बाद कार्तिक शांति के घर जाता है, जिसने अपने सभी कलीग के लिए पार्टी रखी थी। यहाँ कार्तिक और शांति दोनों काफी सारी बातें करते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने
घर चले जाते हैं और सबके चले जाने के बाद शांति जब अपने घर की सफाई कर रही होती है तभी वहाँ दिलीप नाम का आदमी वापस शांति के घर आता है और वो बहाना बनाने लगता है कि उसका वॉलेट उसी कमरे में छूट गया है, जिसे लेने के लिए शांति उसे अपने घर में आने देती है और दिलीप का वॉलेट ढूंढने लगती है। पर तभी दिलीप शांति के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। तब उसे धक्का देकर शांति बालकनी की तरफ चली जाती है। वहीं नीचे खड़ा कार्तिक दिलीप और शांति को बालकनी से देखकर वापस शांति के फ्लैट पर आने लगता है। इधर शांति दिलीप से बचने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। फिर कार्तिक शांति के फ्लैट में पहुंचकर शांति को जोरों से आवाज मारता है, जिसकी आवाज सुनकर शांति बाथरूम से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ दिलीप बेहोश पड़ा हुआ था और कार्तिक के हाथ में बैट था। यहाँ शांति कार्तिक से पूछने लगती है कि तुमने इसे जान से मार दिया क्या, जिस पर कार्तिक शांति को बताता है कि मेरे फ्लैट में आने से पहले दिलीप यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था और ये बैट भी इसी के साइड में था जो मैंने उठा लिया और तुम्हें गलतफहमी हो गई कि दिलीप को मैंने बैट से मारकर बेहोश किया है। जिसकी बातों को सुनकर शांति और कार्तिक को टेंशन हो जाती है कि जब हम दोनों ने इसे नहीं मारा तो आखिर इसे मारा किसने होगा। तभी यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हमें कथिर और सुदान को दिखाया जाता है, जहाँ सुदान कथिर को बिना बताए उसके पास से पैसे कमाने के लिए ड्रग पैकेट चुरा लेता है और कथिर को इसके बारे में पता ना चले, इसलिए सुदान कॉफी शॉप में जानबूझकर शांति को धक्का मारकर उसके पर्स में वो ड्रग छुपा देता है। उसे ही लेने सुदान रात को शांति के घर आता है, जहाँ दिलीप को देखकर पहले तो वो उसे बैट से मारकर बेहोश करता है और फिर ड्रग्स लेकर चला जाता है। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ शांति पुलिस को कॉल करके अपने घर बुला लेती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वहाँ कथिर आ जाता है और वो कार्तिक को अपने सामने खड़ा देखकर उसे चाकू से मारने लगता है। तब इनके बीच में बहुत देर तक लड़ाई होती है और इसी बीच चाकू दिलीप के लग जाता है, जिससे दिलीप की यहीं पर मौत हो जाती है। तभी पुलिस वाले भी सही समय पर देख लेते हैं कि दिलीप को मारने वाला कथिर है, इसलिए वो उसे अरेस्ट करके थाने ले आते हैं। इसके बाद सीन थाने में शिफ्ट होता है, जहाँ का सीनियर ऑफिसर कार्तिक और शांति को बताता है कि कथिर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है। तब कार्तिक कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने कथिर को पकड़ लिया, अब हमारे सर से एक टेंशन खत्म हुई। खैर फिर पुलिस स्टेशन से निकलकर कार्तिक सीधा शांति के साथ उसके घर जाता है, जहाँ वो शांति की दीवार पर लगी सारी फोटोज को देख रहा होता है। तभी एक फोटो में मूवी की शुरुआत में दिखाए गए आदमी की फोटो भी होती है जो कार से कहीं गायब हो गया था। यहाँ शांति कार्तिक को बताती है कि ये मेरे दादाजी हैं, जिनका नाम राजेश है। उनका कहना था कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच गए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया और सबने उन्हें पागल समझ लिया था। जिसके बाद कार्तिक की नजर दीवार पर लगी दूसरी फोटो पर जाती है, जिसमें शांति किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। इस पर शांति कार्तिक को बताती है कि इस लड़के का नाम शीनू है, जिसने मुझे बहुत टाइम पहले प्रपोज किया था, लेकिन मैंने पढ़ाई के चलते इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर कार्तिक के मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि कहीं शांति उस लड़के से प्यार तो नहीं करती। खैर कार्तिक अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। जिसके अगले दिन से कार्तिक और शांति दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं और साथ में काफी समय भी बिताते हैं। अब उसके कुछ दिन बाद शांति कार्तिक के घर आती है और उसे कल कॉफी शॉप पर मिलने को बुलाती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। जिसकी बात सुनकर कार्तिक बहुत खुश होने लगता है कि जरूर शांति उसे अपने दिल की बात बताने वाली होगी। फिर अगले दिन कार्तिक बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर शांति से मिलने कॉफी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां अंदर जाने से पहले कार्तिक की नजर शांति के साथ खड़े शीनू पर पड़ जाती है, जो शांति को बुके दे रहा था। इन्हें साथ में खड़ा देखकर कार्तिक बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद शांति ने मुझे शीनू से मिलवाने के लिए ही बुलाया होगा और इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है, पर वहाँ नैन्सी नाम की लड़की आकर कार्तिक को लकी से मिलने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रही थी, आखिर तुम गायब कहाँ हो गए थे, और चलो मैं तुम्हें लकी से मिलवाती हूँ। तब कार्तिक कहता है कि मैं किसी लकी को नहीं जानता। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर वो एक बार में आता है और काफी शराब पीता है, जिसके बाद वो घर लौट जाता है। इसके बाद कार्तिक अपने पिता की फोटो देखकर उनको बोलने लगता है कि बचपन में मेरी माँ मर गई और जब बड़ा हुआ तो कोरोना में पिता मर गए, और अब जिस लड़के से मैंने प्यार किया वो भी किसी और की हो गई। आखिर कब तक मैं ऐसे जीऊंगा। ये बोलते बोलते कार्तिक अलमीरा के ऊपर रखी अपने परिवार की एल्बम निकालने लगता है। तभी वो निकालते समय अलमारी के ऊपर रखा राजेश का बैग
बैग नीचे गिरता है। तब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब राजेश टाइम ट्रेवल करके अपने टाइम पर वापस पहुँचता है। तब वो सबको बताने लगता है कि वो फ्यूचर में पहुँच गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सब उसे पागल समझ लेते हैं। इसी वजह से राजेश की तबीयत खराब हो जाती है और गुस्से में राजेश की बीवी वो बैग उठाकर बाहर फेंक देती है, जो बाहर जा रही ट्रॉली पर गिर जाता है। तब उसका मालिक कोई और नहीं कार्तिक के दादाजी होते हैं। यहाँ कार्तिक के दादा वो बैग अपने बेटे मतलब कार्तिक के पिता को दे देते हैं और फिर उसी दिन उनकी मौत भी हो जाती है। इसलिए कार्तिक के पिता डिसाइड करते हैं कि वो अपने पिता के दिए आखिर सामान को मतलब उस बैग को कभी भी नहीं खोलेंगे और उसे हमेशा अपने पास रखेंगे। तभी से वो बैग कार्तिक के घर पर ही है। खैर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ कार्तिक उस बैग से टाइम मशीन निकाल कर सोचने लगता है कि अगर ये सच में टाइम मशीन है तो वो पास्ट 2019 में जाकर शांति और शीनू को मिलने से रोक देगा। साथ ही उसे याद आता है कि उसके पिता की मौत भी 2019 में हुई थी, जिन्हें वो बचाने का सोच लेता है। वहीं दूसरी तरफ शांति बार बार कार्तिक को कॉल कर रही थी, लेकिन कार्तिक उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए वो शुभू को कॉल करके कार्तिक के बारे में पूछने लगती है। साथ ही वो बताती है कि मैंने कार्तिक को प्रपोज करने के लिए उसे अपने पास बुलाया था। वहीं मुझे शीनू मिला और हम दोनों बात करने लगे, पर कार्तिक तो वहाँ आया ही नहीं। जिसके बाद शांति शीनू के साथ कार्तिक के घर जाने लगती है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले कार्तिक टाइम मशीन के जरिए साल 2019 में पहुँच जाता है। अब वहाँ पहुँचने पर कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में 2019 में आ गया है। इसलिए वो घर से बाहर निकलकर इसका पता करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता घर के बाहर खड़े हुए हैं और पिता को जिंदा देखकर कार्तिक को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 2019 में पहुंच गया है। यहाँ कार्तिक सबसे पहले अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले लगाता है और खाना खाते समय कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए कहता है, जिसकी कही बात को कार्तिक के पिता इग्नोर करके कार्तिक को ही बोलने लगते हैं कि शायद तेरी तबीयत खराब हो गई है और तू कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है, मास्क तो डॉक्टर लगाते हैं। तब ये सब सुनकर कार्तिक हंसने लगता है। जिसके बाद कार्तिक अपने पहले मिशन के लिए तैयार हो जाता है और शांति के घर के बाहर जाकर उसको देखने लगता है। तब कार्तिक देखता है कि एक कुरियर वाला शांति के घर जा रहा है, जिसे पैसे देकर कार्तिक उस कुरियर वाले से वो कुरियर लेकर खुद शांति के घर जाता है। तब उसे एक आदमी से बात करने पर पता चलता है कि शांति तो अपने ऑफिस जा रखी है। इसलिए कार्तिक बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर एक बढ़िया सी गाड़ी में बैठकर शांति के ऑफिस पहुंच जाता है और उसकी कंपनी के बॉस से मिलता है कि मुझे एक डील करनी है। फिर उनसे कार्तिक बातों बातों में कहता है कि मुझे ये डील के लिए एक असिस्टेंट चाहिए होगी और मैंने सुना है कि आपकी कंपनी में शांति नाम की एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़की काम करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट वही संभाले। जिसकी बात सुनकर शांति का बॉस उसे जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहता है, पर वहाँ आने से शांति साफ मना कर देती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं ऑफिस नहीं आ सकती। जिस पर उसका बॉस शांति को जॉब से निकालने की धमकी देता है, लेकिन शांति खुद से ही अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है। तब ये देखकर कार्तिक का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। इसलिए वो उसी कुरियर वाले को बुलाकर उसे कुछ पैसों का लालच देकर शांति के घर में घुसने के लिए कहता है, जिसके लिए वो कुरियर वाला भी मान जाता है और एक नकली बाबा बनकर शांति के घर में घुस जाता है। फिर मौका देखकर वो शांति का मोबाइल अपने साथ ले आता है। यहाँ कार्तिक उसके मोबाइल पर देखता है कि शांति शीनू के साथ दिल्ली जाने वाली थी। इसलिए वो अपने दोस्त मोहन को कॉल करके उनकी फ्लाइट की डिटेल निकालने को कहता है, जो उसी एयरलाइन में काम करता था। तब उसे मोहन बताता है कि शीनू ने दिल्ली जाने की फ्लाइट पकड़ ली है, लेकिन शांति की फ्लाइट मिस हो गई। जो बात सुनकर कार्तिक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था और अब वो यही सोच रहा होता है कि आगे जाकर 2024 में शांति उसी की गर्लफ्रेंड होगी। इसलिए वो शांति का मोबाइल चुपके से उसके घर पहुंचा देता है और फिर अपने घर वापस लौट जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि अब उसे अपने पिता की जान बचानी है। इसलिए वो टाइम मशीन के सामने बैठकर उस टाइम पर जाने की कोशिश करने लगता है जिस टाइम उसके पिता की मौत हुई थी। लेकिन इस बार वो मशीन नहीं चलती और कार्तिक उस मशीन को ठीक कराने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर कथिर पर पड़ती है और उसे पुलिस की बात याद आती है।
कि कथिर ने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जो सोच के कार्तिक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो कथिर को मारकर पुलिस के हवाले कर देगा। ऐसे आगे का पूरा फ्यूचर बदल जाएगा और काफी सारी लड़कियों की जान बच जाएगी। इसलिए कार्तिक कथिर के पास आकर उसे मारने लगता है और पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन में उसे अरेस्ट करवा देता है। हालांकि उस समय तक कथिर छोटा मोटा गली का गुंडा ही था और यही हमें पता चलता है कि आगे जाकर कथिर कार्तिक को मारना क्यों चाहता था, क्योंकि कार्तिक ने पास्ट में जाकर कथिर को पुलिस के हवाले करवा दिया था और शायद यही कारण होगा कि कथिर आगे जाकर एक गैंगस्टर भी बन गया था। खैर अब कथिर को अरेस्ट करवाने के बाद कार्तिक अपना बैग लेने उसी जगह पर जाता है जहां वो देखता है कि टाइम मशीन वाला बैग तो चोरी हो गया है। पर तभी कार्तिक के पास मोहन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आज शाम शांति और सीनू दोनों दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं और जिस सीनू ने पहले फ्लाइट पकड़ी थी वो असल में कोई और था। ये सुनकर कार्तिक पूरी तरह से उदास हो जाता है कि उसका एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और अब तो उसके हाथ से टाइम मशीन वाला बैग भी चोरी हो गया है। जिसके बाद कार्तिक पार्क में बैठा हुआ बस यही सोच रहा होता है कि वो अब अपने घर कैसे जाएगा। पर तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे हैं। तब वहाँ जाकर कार्तिक उन्हें मारने लगता है और वो लोग कार्तिक को बताते हैं कि हम लोग तो बस प्रैंक कर रहे हैं। जिसके बाद सुनकर कार्तिक उनसे माफी मांग कर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी कार्तिक की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन वह मौके पर जाकर कार्तिक उस लड़की को बचा लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि शांति होती है। यहाँ शांति कार्तिक को बीच रोड पर आई लव यू भी बोल देती है। तब कार्तिक को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शांति उसे आई लव यू क्यों बोल रही है, लेकिन उसी समय एक टैक्सी ड्राइवर कार्तिक को टैक्सी से उड़ा देता है और ये टैक्सी वाला कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाई जाने वाला टैक्सी ड्राइवर ही था जो राजेश को लेकर जा रहा था। फिर शांति कार्तिक को हॉस्पिटल ले जाती है जहां नैन्सी हॉस्पिटल में आकर शांति से मिलती है और वो उसे प्यार से लकी बुला रही थी। यानी उस समय भी रेस्टोरेंट के बाहर नैन्सी कार्तिक को शांति से मिलवाने वाली थी, पर कार्तिक को लगा कि वो लकी को नहीं जानता इसलिए वो चला गया था। खैर नैन्सी शांति से बोलने लगती है कि आज तुमने पहली बार कार्तिक को देखा और पहली बार में ही उसे आई लव यू बोल दिया। जिस पर शांति नैन्सी को बताती है कि कार्तिक पहले भी उसे मिल चुका है लेकिन वो उससे मिल नहीं पाई, पर उसे कार्तिक पहली नजर में पसंद आ गया था। यहाँ शांति नैन्सी को बताती है कि दिल्ली में उसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला है और यहाँ वो कार्तिक को भी अकेला नहीं छोड़ सकती, ऐसे में वो क्या करे। जिस पर नैन्सी उसे अपनी माँ के पास जाने के लिए कहती है, जिसके कहने पर शांति दिल्ली की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में नैन्सी का बॉयफ्रेंड आकर उसे अपने साथ ले जा लेता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं नैन्सी किसी पुलिस केस में ना फंस जाए, इसलिए नैन्सी को ना चाहकर भी हॉस्पिटल से जाना पड़ता है। अब हॉस्पिटल से कार्तिक के पिता को कॉल आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए कार्तिक के पिता जल्दी से अपनी स्कूटी पर हॉस्पिटल आने लगते हैं। पर तभी बीच रास्ते में कार्तिक के पिता की एक चोर के साथ टक्कर हो जाती है जिसके हाथ में वही टाइम मशीन वाला बैग था। वो देखते कार्तिक के पिता उसे अपने पास रख लेते हैं और घर वापस जाकर उसे अलमारी के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद वो कार्तिक से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कार्तिक के दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी आधी याददाश्त चली गई है। यही कारण है कि कार्तिक को शांति से मिलने वाली बात से लेकर उस गुंडे को जेल भेजने वाली बात कुछ भी याद नहीं थी। खैर वहीं दूसरी तरफ शांति दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर बैठी होती है जहां उसकी मुलाकात शीनू से होती है और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तब यहाँ हमें पता चलता है कि शीनू ने कभी भी शांति को प्रपोज नहीं करा था और शांति ने उस समय बस कार्तिक को चिढ़ाने के लिए छोटा सा झूठ कहा था। खैर यही वो जगह थी जहाँ शीनू ने शांति के साथ वो फोटो क्लिक कराई थी। इसके बाद शांति दिल्ली पहुंच जाती है और फिर वो नैन्सी को कॉल करके कार्तिक के हालचाल के बारे में पूछती है, पर नैन्सी को कार्तिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो अब कहाँ गया, इसलिए शांति शीनू को हैदराबाद में कॉल करती है और कार्तिक के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, जिसका पता लगाने में शीनू को 5 साल लग जाते हैं और शीनू साल 2024 में शांति को कॉल करके बताता है कि उसे पता चल गया है कि कार्तिक कहाँ रहता है
लेकिन वो अपना पूरा पास्ट भूल चुका है, इसलिए तुम्हें फिर से अपनी लव स्टोरी को शुरू करना पड़ेगा। जिसकी बात सुनकर शांति फिर से कार्तिक को अपना बनाने के लिए उसके पास आती है और कार्तिक को देखकर लिफ्ट रोकने के लिए कहती है। वहीं से पूरी कहानी फिर से रिवाइंड होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में फिर से कार्तिक टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में पहुंच जाता है और ऐसे करते करते वो एक टाइम लूप में फंस जाता है जिसमें वो बार बार एक ही चीज किए जा रहा था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लो।